नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या कहते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के वोटर टर्नआउट? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित हो जाएंगे, यानी ठीक 24 घंटे बाद मतों की गणना शुरू होगी और दोपहर आते आते साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी महाराष्ट्र में और सरकार किसकी बनेगी झारखंड में। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के बाजार में एग्जिट पोल एजेंसियों का अपना अपना नंबर है और पोल ऑफ पोल्स के जो नंबर कह रहे हैं, मैं सिर्फ रेफरेंस के रूप में आपको बताना चाहता हूं, उस पर मैं जोर नहीं देना चाहता, कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड में हंग असेंबली होगा। ये संकेत हैं दोनों राज्य के बारे में पोल ऑफ पोल्स के। लेकिन हम यहां पर आपसे अपने विचार साझा करेंगे टर्नआउट को लेकर, क्योंकि मेरा मानना है कि दोनों राज्यों के टर्नआउट एक संकेत दे रहे हैं और वो संकेत क्या है वही हम बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे पहले, महाराष्ट्र में अब की बार 65% से थोड़ा ज्यादा वोटर टर्नआउट है। अब पिछली बार कितना था? 61.4। उससे पहले 2014 में क्या था? 63.4। और उससे पहले 2009 में कितना था? 59.7। महाराष्ट्र में वोटर टर्नआउट के इतिहास, यानी विधानसभा के चुनावी इतिहास में 1978 से हमने आकलन किया है कि 1978 से लेकर 2024 तक हाईएस्ट वोटर टर्नआउट 1995 में था। और आप कहेंगे 1995 क्या था? याद कीजिए, आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम आपको कोशिश करते हैं। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और उस सरकार का नेतृत्व किए थे मनोहर जोशी। और एनडीए यानी बीजेपी और शिवसेना, अब बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में नारायण राणे भी बने। कहने का मतलब है कि यदि आप 1990 का नंबर देखें टर्नआउट का, तो वो था 62.3% और वो बढ़ के अब सोचिए तकरीबन 9.5% टर्नआउट का इजाफा होता है 95 में, और 9.5% वो काम करता है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। एनडीए की सरकार, उसके बाद दूसरा, आप सीधे उसके बाद सरकार बनती रही कांग्रेस की, बाद में एनसीपी की। लेकिन 2014 में देखिए फिर से तकरीबन 4% वोट का इजाफा होता है टर्नआउट में। 2009 में है 59 यानी 59.7% और 2014 में हो जाता है 63.4%, यानी 4% का इजाफा। क्या होता है? सबसे बड़ी पार्टी बनती है बीजेपी। पहली बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार कर जाती है, 122। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। हालांकि महाराष्ट्र असेंबली में कुल संख्या 288 है, सरकार बनाने की संख्या 145 है। हालांकि उनके 122 ही थे, सरकार बनी। और
5 साल चली सरकार। अब देखिए 4% का इजाफा, ऊपर साढ़े 9% का इजाफा, ये दो चीज आप। अब देखिए अब की बार का 2024 का देखिए 65% टर्नआउट, इससे पहले 61.4, अब मान के चलिए 4% का इजाफा। अब देखिए अब की बार, पिछली बार क्या हुआ था 2019 में, टर्नआउट घटा था 2014 से तकरीबन 3%, नहीं 2%, लेकिन बीजेपी की सीटें घटी। 2019 में 105 मिला और शिवसेना को भी मिला, मेजॉरिटी मार्क मिला गठबंधन को। तो कहने का मतलब है कि टर्नआउट घटा, लेकिन एनडीए की संख्या मेजॉरिटी पार कर गई, बीजेपी की संख्या घट गई। और जो हुआ, देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, बाद में उद्धव ठाकरे बनते हैं, बाद में एकनाथ शिंदे बनते हैं, ये सब चीज आपको पता है। अब देखिए क्या होता है कि ये 4% जो इजाफा हुआ है अब की बार महाराष्ट्र में टर्नआउट में, ये क्या कहता है? यही मेरा सवाल है। देखिए जब जब पहले हुआ है एक खास परिवर्तन हुआ है, यकीन मानिए अब की बार खास परिवर्तन होगा नंबर में। और यहां पर यह कहना कि यह फायदा सिर्फ एनडीए को होगा या एमबीए को होगा, यह मुश्किल है। लेकिन होगा, क्या होगा? स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो एमबीए की सरकार हो। लेकिन चूंकि पोल ऑफ पोल्स एनडीए को एडवांटेज दे रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका फायदा उनको जा सकता है पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े के आधार पर। लेकिन पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े वर्डिक्ट नहीं है, ओपन रखिए इसको। अब दूसरे जगह आइए आप, झारखंड में देखिए, झारखंड में अब तक 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं। पहला 2005 टर्नआउट था 57%, दूसरा 2009 टर्नआउट था 57%, और 2014 में देखिए 2014 भारत के राजनीति में नरेंद्र मोदी का आगमन होता है, टर्नआउट भारी बढ़ता है हर चीज भर में, चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। अब 2014 में क्या होता है कि सीधे 57% से बढ़ के 66.5% हो जाता है। और परिणाम क्या होता है? सबसे बड़ी पार्टी बनती है बीजेपी, 81 में से 37 सीटें मिलती है। और सरकार बनती है बीजेपी की, 5 साल चलती है। रघुवर दास की सरकार एक अपवाद है, जब से राज्य बना है 2000 में, झारखंड पहली सरकार थी जो टर्म पूरा किया। हालांकि यह सरकार भी जो यूपीए की सरकार है टर्म पूरा किया है, लेकिन मुख्यमंत्री बदले थे। हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन बने थे थोड़े दिन के लिए। लेकिन यदि आप देखेंगे उस हिसाब से, तो हाईएस्ट एवर जो झारखंड में नंबर मिले हैं एक पार्टी को, वो है बीजेपी 37, लेकिन वो मेजॉरिटी मार्क नहीं है। झारखंड में मेजॉरिटी पाने के लिए चाहिए 41 सीट। और देखिए खास बात यह है कि पोल ऑफ पोल्स झारखंड में हांग असेंबली दिखा रहा है, लेकिन टर्नआउट कह रहा है क्या कि पिछले चुनाव में 65% था, अब की बार 68% हो गया है, यानी 3% का इजाफा है। मेरा मानना है, फिर से वही बात, कि यह संकेत दे रहा है एक अस्पष्टता की ओर। अब गठबंधन को सत्ता मिलेगी, नंबर मिलेगा, या एक पार्टी को मिलेगा? एक पार्टी को मिलेगा, इसका तो आप इतिहास जान गए हैं कि अब तक सबसे
ज़्यादा नंबर बीजेपी को मिला था 2014 में 30 सीट, नहीं 37 सीट, और दूसरे नंबर पर हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन, जिन्हें मिला था 2019 में 30 सीटें। अब ये टर्नआउट की जो बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2009 के चुनाव में बीजेपी को मिला था 18 सीट और 18 सीट मिला था जेएमएम को भी। टर्नआउट 57% था, 2009 की बात है। और 2014 में बीजेपी का 18 से बढ़ के 37 हो जाता है और 2019 में जेएमएम का बढ़ के 30 हो जाता है। ये दोनों बड़े प्लेयर हैं झारखंड में। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं फाइनली कि झारखंड में भी गठबंधन को अब की बार स्पष्ट नंबर जरूर मिलेंगे। या स्पष्ट का मतलब मेजॉरिटी मार्क, 41 सीटें जरूर मिलेंगी। किसको मिलेंगी? एनडीए को मिलेगी या एमबीए को मिलेगी, ये तो मैं नहीं जानता। ये तो हमें पता चलेगा 23 नवंबर को, ठीक 24 घंटे बाद। लेकिन स्पष्ट नंबर के साथ बहुमत की संख्या झारखंड में भी पार होगी। कौन पाएगा स्पष्ट बहुमत की संख्या, ये हमें 23 नवंबर को पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि टर्नआउट महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, बहुत कुछ कह रहा है। अब बहुत कुछ का हमने आपसे साझा किया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन असली में क्या होगा इसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं 23 नवंबर का, जो सिर्फ 24 घंटे बाद आने वाला है। चलिए करते इंतजार। आखिर में यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और एक निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपके सामने बैठे हैं और आगे भी बैठ के अपनी बात साझा करते रहेंगे और आप भी अपने अपने विचार मेरे विचारों पर देते रहेंगे, और जिसे मैं सदा आदर के साथ स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।